अक्सर आप लोग देखते हैं कि हमारा संविधान यानी कि भारतीय संविधान चर्चा में बना रहता है। और मेरा भी मानना है कि हर भारतीय को भारत के संविधान के बारे में एक सामान्य जानकारी नॉलेज होना चाहिए। इसमें जो आप देखते हैं कि आर्टिकल्स हैं, जो आपके अनुच्छेद दिए गए हैं, उन सभी अनुच्छेदों के बारे में एक सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए। फिर देखिए, आपको नागरिकता के बारे में क्या कहता है आपका संविधान, आपके मौलिक अधिकारों के बारे में क्या कहता है, आपको कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा, आपकी जो सरकारें हैं, आप जिन सरकारों को चुनते हैं, उन सरकारों के क्या कर्तव्य होते हैं, क्या काम होते हैं, उनके बारे में मालूम होना चाहिए। आपके कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, उनके बारे में मालूम होना चाहिए। राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में, वित्त आयोग के बारे में, इस तरह की एक सामान्य जानकारी, ओवरव्यू आपको रखनी चाहिए। तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज और जानने वाले हैं। एक सामान्य जानकारी देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो चुका था। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश देखते हैं ना, ये पहले भारत का हिस्सा हुआ करते थे। 1947 में हम लोगों से अलग होकर पाकिस्तान बना था। और बांग्लादेश जो अभी वर्तमान में देख रहे हैं ना, ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था ना बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर, इंदिरा गांधी उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। अभी वर्तमान में देखें तो लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। और अगर आप देखें बांग्लादेश से तो पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा पर ही बांग्लादेश से भी लगती है। ये भी याद रखिएगा। यहाँ 3 डेटें आप लोगों को याद रखना है शुरुआत में। 15 अगस्त को आप लोग आज़ादी दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त को आप लोग 1947 में आज़ाद हुए थे। 26 नवंबर 1949 में आपका संविधान आ चुका था, बन चुका था। तो 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से आपका संविधान लागू हो चुका था और गणतंत्र के रूप में हम लोग स्थापित हो चुके थे। इसलिए आप देखते हैं कि हर साल 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगर भारतीय संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना देखें तो आप देखते हैं कि प्रस्तावना एक ओवरव्यू दे देता है संविधान का, कि संविधान में अंदर क्या कहा गया है इस किताब में। तो इसमें कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख यानी कि 26 नवंबर 1949 को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, ये भी याद रखना है आपको। अब बात आती है कि अनुच्छेद और भाग की और सूचियों की, अनुसूचियों की। तो ये आप देखेंगे कि भारत का संविधान, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संविधान के भाग 1 को देखते हैं। और संविधान का भाग 1 क्या कहता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात करता है। इसमें आप देखेंगे कि 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। संविधान के भाग 1 में 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला अनुच्छेद कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात करता है। आपसे इसी तरह से क्वेश्चंस पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन सा अनुच्छेद संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात करता है। तो अनुच्छेद 1 करता है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात करता है। आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 का ये क्या कहता है? सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना, लोप किया गया, ये हटा दिया गया। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? ये कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन से संबंधित आपका अनुच्छेद 3 है, आर्टिकल 3 है। अनुच्छेद अगर हम लोग 4 की बात करें तो ये कहता है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुसांगिक और परिमार्डिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 3 और 2 के अधीन बनाई गई विधियों की बात करता है, अनुच्छेद 4। फिर आता है संविधान का भाग 2, नागरिकता से संबंधित है। और आजकल आप देख रहे हैं कि नागरिकता की काफी चर्चाएं हो रही हैं। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है? ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है। जो आर्टिकल 5 है, अनुच्छेद 5 है,
ये संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? ये कहता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार की बात करता है। जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उन लोगों की नागरिकता की बात की जाती है अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? ये कहता है पाकिस्तान को गए जो लोग, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार की बात करता है। वो पाकिस्तान चले गए फिर भारत आ रहे हैं उन लोगों की नागरिकता की बात की जाती है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? ये कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? ये कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की का नागरिक न होना। अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ली तो फिर भारत की क्या नागरिकता उसे जरूरत है? तो उसकी वो नागरिक नहीं रहेगा, अनुच्छेद 9 कहता है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? ये कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? ये कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, अनुच्छेद 11। फिर आप देखते हैं कि आपका भाग 3 आ जाता है। क्या? भाग 3 आता है। ये मूल अधिकारों की बात करता है, जो मौलिक अधिकार होते हैं ना आपके, उनकी बात की जाती है। तो इसमें अनुच्छेद 12 है, ये आप देखते हैं कि किसकी बात करता है? परिभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? ये कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां की बात करता है। फिर आप देखते होंगे समता का अधिकार, आप लोगों ने सुना होगा समता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 आते हैं। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? ये कहता है विधि के समक्ष समता की बात करता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? ये धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करता है। 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। 18 क्या कहता है? उपाधियों के अंत की बात करता है। तो ये आप लोगों को क्रम से याद रखना है। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें आप देखते हैं कि 19 है आपका, 20 है, 21 है, 21 का है और 22 है। तो 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 कहता है कि वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया आपको। बोलने की आज़ादी, इसी के तहत संगठन बनाने की आज़ादी, आने जाने की, घूमने की आज़ादी, इसी अनुच्छेद के तहत दी गई। अनुच्छेद 19 के। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 21 का क्या कहता है? इस शिक्षा के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। कौन? अनुच्छेद 22। और अनुच्छेद 21 का है ना, जो का जुड़ा हुआ है ना, इस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा हुआ है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 अनुच्छेद दिया गया, 23 और 24। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? ये कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि रोकने की बात करता है कि बाल मजदूरी ना हो। फिर आ जाता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आजकल ये भी काफी चर्चा में बना रहता है, धर्म परिवर्तन का मामला। तो जो हमारा संविधान है ना, कोई भी धर्म आप मान सकते हैं, बस कुछ आप देखिए लालच में नहीं होना चाहिए, धोखे में नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, वो फरेब तरीके से नहीं होना चाहिए, वरना आपको जो धर्म मानना है आप मान सकते हैं। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है? एक कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? ये कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद फिर आप देखते हैं कि आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आ जाता है। और इसमें अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार की बात करता है। और पहले देखिए संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन आप देखते हैं कि इसे कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। परेशानी ये खड़ी होती थी, मान लीजिए कहीं से रोड गुजर रहा है, कोई परियोजना, सरकारी परियोजना चल रही है, तो लोग क्या करते थे कि अपने मौलिक अधिकारों की दुहाई देकर वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चले जाते थे, वो परियोजना रुक जाती थी।
तो अब सरकार ने क्या कर दिया, उसे कानूनी अधिकार बना दिया। यानी कि आपकी ज़मीन अगर रोड के बीच में आ रही तो आपसे ले ली जाएगी, आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अपने मौलिक अधिकारों की दुहाई नहीं दे सकते हैं आप, और आपको उचित मुआवजा भी दिया जाता है। अनुच्छेद 31 का ये आप देखिए संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उत्पन्न करने वाली विधियों की व्यावृत्ति की बात करता है। अनुच्छेद 31 का कुछ अधिनियमों और विनियमों के का विधि मान्यकरण की बात करता है। अनुच्छेद 31 का ये कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति की बात करता है। अनुच्छेद 31 का राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्याप्ति की बात करता है। ये लोप किया गया, हटा दिया गया। फिर एक और आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये बहुत जरूरी है। अगर ये ना होता तो आप देखिए मौलिक अधिकारों का कोई मतलब ही ना होता। तो इसमें कहा गया कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को विवर्तित कराने के लिए उपचार, यानी कि आपके जो मौलिक अधिकार दिए गए इनका अगर हनन कोई कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 ये भी हटा दिया गया, लेकिन अनुच्छेद 32 का हटा दिया गया, लेकिन इसमें क्या कहा गया था, राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाना, इसे हटा दिया गया। अनुच्छेद 33 क्या कहता है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 क्या कहता है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। अगर आप देखते हैं कि सेना का नियम कहीं लागू है तो आप देखेंगे वहाँ अधिकारों का निलंबन हो जाता है, अधिकार रोक दिए जाते हैं। अनुच्छेद 35 क्या कहता है, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान की बात करता है। फिर आ जाता है आपका संविधान का भाग 5, कौन, संविधान का भाग 4। संविधान के भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार दिए गए। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों की बात की गई है, और राज्य के नीति के निर्देशक तत्व जो दिए गए ना, इसमें जो सुविधाएं देने की बात हुई है, ये आप लोग इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते अगर ये सुविधाएं आपको नहीं मिल रही हैं। ये सरकार का कर्तव्य है, सरकार चाहे तो आपको उपलब्ध करवा सकती है। तो अनुच्छेद अगर 36 को आप लोग पढ़ें तो परिभाषा की बात करता है। 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 में क्या कहता है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। 39 क्या कहता है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 का क्या कहता है, ये कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। और 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 41 क्या कहता है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 क्या कहता है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। 43 क्या कहता है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की बात करता है। 43 का क्या कहता है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। 43 खा क्या कहता है, सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन की बात करता है। हो सकता है कि का और खा की जगह ए भी दिया गया हो, तो वो भी यही है। फिर 44 क्या कहता है, ये कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता की बात करता है। यूसीसी समान नागरिक सहायता की जो बात की जाती है ना, इसी के तहत कहा गया है। 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा के उपबंध की बात करता है। 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करता है। 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य की बात करता है। 48 कृषि और पशु पालन का संगठन की बात करता है। 48 का क्या कहता है, ये कहता है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात करता है। 50 अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है। तो इस संविधान का भाग 4 है। फिर संविधान के भाग 4 में का भी जोड़ दिया गया, यानी कि संविधान का भाग 4 का भी जोड़ा गया। ये मूल कर्तव्य आप लोग पढ़ते हैं ना, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1976 में जोड़ा गया था, और 42वें संविधान संशोधन को आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य दिए गए कि आपको कुछ कर्तव्य भी होंगे भाई, आपको अधिकार भी दिए गए तो आपको कर्तव्य भी दिए गए। आपको बोलने की आज़ादी है भाई, तो ऐसा बोलिए कि दूसरे को नुकसान ना हो। आपको संगठन बनाने की आज़ादी है, आपको आंदोलन करने की आज़ादी है, तो आप सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाइए, ये आपका कर्तव्य भी है। फिर आप देखेंगे संविधान का भाग 5 आता है। ये क्या कहता है, संघ की बात करता है। इसमें अध्याय 1 कार्यपालिका से संबंधित है। इसमें आप देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। इसमें आप देखिए अनुच्छेद 52, ये क्या कहता है, भारत का
राष्ट्रपति। एक भारत का राष्ट्रपति होगा। कौन सा अनुच्छेद कह रहा है? 52 कह रहा है। अनुच्छेद 53 क्या कह रहा है? संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात कर रहा है। 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करता है, चुनाव की बात करता है। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात करता है। 56 राष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है। 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात करता है। 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए उसकी बात करता है। 59 राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए उसकी बात करता है। 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान की बात करता है। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात करता है, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की बात करता है। 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रीति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि की बात करता है। 63 भारत के उपराष्ट्रपति की बात की जाती है। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, उसके कृत्यों का निर्वहन करना। जब राष्ट्रपति नहीं है तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। अनुच्छेद 66 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 67 एक उपराष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है। 67 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति की पदावधि की। 68 एक उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि की बात करता है। 69 की बात हो रही है, 79 की नहीं। 69 एक उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान की बात की जाती है। 70 में क्या कहा गया? अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। 71 क्या कहता है? ये राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय से संबंधित है। 72 क्या कहता है? ये क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति की बात करता है। 73 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की बात करता है। फिर मंत्रिपरिषद की बात होती है। तो अनुच्छेद 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 75 क्या कहता है? मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंधी की बात करता है। फिर भारत का महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी के बारे में सुने? तो अनुच्छेद 76 कहता है भारत का महान्यायवादी होगा। अगर आपसे पूछ ले कि भारत के महान्यायवादी की बात किस संविधान के अनुच्छेद में की गई? 76 में, 76। फिर आप देखिए सरकारी कार्य का संचालन, तो इसमें 77 अनुच्छेद है। भारत सरकार के कार्य संचालन की बात करता है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात करता है, अनुच्छेद 78 में। फिर आप देखते हैं कि अध्याय 2 है संसद ए साधारण। इसमें आप देखेंगे अनुच्छेद 79, 79 ये क्या कहता है? संसद के गठन की बात करता है कि संसद का गठन ऐसे होगा। अनुच्छेद 81 राज्यसभा की संरचना की बात करता है। अनुच्छेद 79 संसद के गठन की बात करता है। इसमें आप देखिए राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा होता है। और अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना की बात करता है। अनुच्छेद जो 80 है ना, ये राज्यसभा की संरचना किस तरह की होगी ये बात करता है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना की बात करता है। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन की बात करता है, परिसीमन की। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि की बात करता है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता की बात करता है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्ता और सत्तावसान और विघटन की बात करता है। अनुच्छेद 86 सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की बात करता है। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार की बात करता है। फिर संसद के अधिकारी की बात होती है। तो आप देखिए अनुच्छेद 89 क्या कहता है? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति की बात की जाती है। अनुच्छेद 90 क्या कहता है? उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग करना, पद से हटाए जाने की बात करता है। अनुच्छेद 91 91 ये सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या फिर सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 92 क्या कहता है? जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो उसका पीठासीन न होने की बात करता है। और अनुच्छेद 93 ये लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है। अनुच्छेद 94 ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्यागना, पद से हटाए जाने की बात करता है। अनुच्छेद 95 ये अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या फिर अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति की बात करता है। फिर आप देखेंगे विषय, इसमें आप देखिए अनुच्छेद
अनुच्छेद 96 क्या कहता है? जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अब जिसके खिलाफ आप देखते हैं कि हटाने की प्रक्रिया चल रही है वो अध्यक्षता क्यों करेगा भाई, सीधी सी बात है। अनुच्छेद 97 ये सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते की बात करता है। अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय की बात करता है। फिर कार्य संचालन की बात होती है तो अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की जाती है। अनुच्छेद 100 में सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गढ़पूर्ति की बात की जाती है। फिर आप देखिए सदस्यों की निर्णयताओं की बात होती है। इसमें अनुच्छेद 101 क्या कहता है? स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 क्या कहता है? सदस्यों के लिए निर्णयताओं की बात की जाती है। 103 सदस्यों की निर्णयताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय की बात होती है। 104 अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या फिर अहित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति की बात करता है। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेष अधिकार, उन्मुक्तियों की बात की जाती है। तो अनुच्छेद 105 को पढ़िए। किसे? अनुच्छेद 105 को पढ़िए। ये क्या कहता है? ये कहता है कि संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेष अधिकार आदि की बात की गई है। जो आप देखते हैं कि संसद में सदस्य होते हैं उनके विशेष अधिकार कुछ होते हैं। तो अनुच्छेद 105 में ये कहा गया है। इसमें अनुच्छेद 105 में। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है? इसमें सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात की गई है। पैसे जो वेतन मिलता है ना। फिर विधायी प्रक्रिया की बात होती है। तो अनुच्छेद 107 को पढ़िए आप लोग। ये विधेयकों के पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध की बात की जाती है। 108 कहता है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात की जाती है। 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात करता है। 110 धन विधेयक की परिभाषा की बात करता है। 111 विधेयकों की अनुमति की बात करता है। और देखिए जब कोई प्रस्ताव राज्यसभा लोकसभा में रहता है तो उससे आप लोग प्रस्ताव क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं। जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पारित होती है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। फिर वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया की बात हो रही है तो इसमें अनुच्छेद 112 है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। जो बजट शब्द का तो उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण की बारे में कहा गया अनुच्छेद 112 में। फिर आप देखिए 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया की बात करता है। 114 विनियोग विधेयक की बात करता है। 115 ये अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान की बात करता है। 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवाद अनुदान की बात करता है। 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध की बात करता है। फिर आप देखिए साधारण प्रक्रिया, तो इसमें अनुच्छेद 118 है। ये प्रक्रिया के नियम की बात करता है। 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन की बात करता है। 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात करता है। 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन की बात करता है। 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने की बात करता है। फिर अध्याय 3 आता है। इसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की बात की जाती है। तो अनुच्छेद 123 जब आप देखिए राज्यसभा लोकसभा की बैठक ना चल रही उस समय अगर कानूनों की जरूरत है तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि अनुच्छेद 123 के तहत संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। एक अध्यादेश लाएंगे, ये उतना ही शक्तिशाली होता है जितना कानून होता है, लेकिन आगे चल के इसे राज्यसभा लोकसभा से पारित करवाना होता है। तो अनुच्छेद 123 में अध्यादेश लाने की बात की गई राष्ट्रपति के द्वारा। फिर अध्याय 4 इसमें संघ की न्यायपालिका की बात की गई है। इसमें अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात की गई। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, एक संवैधानिक संस्था है ना। अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अनुच्छेद 124 का ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात करता है। 124 का ये आयोग के कितने की बात करता है। 124 का विधि बनाने की संसद की शक्ति की बात करता है। 125 न्यायाधीशों के वेतन की बात करता है। 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। 124 आप देखेंगे 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त अधिक न्यायाधीशों की उपस्थिति की बात करता है। 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान की बात करता है। 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता की बात करता है। 131 का अनुच्छेद 131 का भी हुआ करता था। एक केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता की बात करता है, ये हटा दिया गया। 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता की बात करता है। 133
उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता की बात करता है। 134 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता की बात करता है। 135 ये क्या कहता है, 134 का भी है तो उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र की बात करता है। 135 क्या कहता है, विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना है। 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत की बात करता है। 137 निर्णयों या फिर आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन की बात करता है। 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की विधि की बात करता है। 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना है। 139 का कुछ मामलों का अंतरण की बात करता है। 140 ये उच्चतम न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियों की बात करता है। 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होने की बात करता है। 142 उच्चतम न्यायालयों की डिक्रियों और आदेशों के प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश की बात करता है। 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात करता है। कौन सा, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 144 क्या कहता है, ये कहता है सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। 144 का भी हुआ करता था लेकिन ये हटा चुका है। विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध की बात की जाती है, लोप किया गया है। 145 में न्यायालय के नियम की आदि की बात करता है। 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय की बात करता है। 147 निर्वाचन की बात करता है। फिर आप देखिए अध्याय 5 आ जाता है इसमें, संविधान के भाग 5 में ही तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की जाती है। इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 148 है ये कहता है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करता है। 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों की बात करता है। 150 संघ की और राज्यों की लेखाओं का प्रारूप की बात करता है। 151 संपरीक्षा प्रतिवेदन की बात करता है। फिर आप देखिए भाग 6, इसमें राज्य की बात हो रही है। अध्याय 1 साधारण, इसमें आप देखते हैं कि अनुच्छेद भाग 6 की बात होने लगी है। तो अनुच्छेद 152 में परिभाषा, फिर आप देखेंगे 153 में अध्याय 2 कार्यपालिका राज्यपाल की बात हो रही है ना, तो अनुच्छेद 153 को आप लोग पढ़िए, राज्यों के राज्यपाल की बात होती है। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात होती है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात होती है। 156 में राज्यपाल की पदावधि की बात होती है। 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं क्या होनी चाहिए। 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या होना चाहिए। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई है। 160 में आप देखिए कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन की बात की है। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति की बात की गई। अनुच्छेद 72 को याद करिए, उसमें राष्ट्रपति के क्षमादान की बात की गई। इसमें अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को कुछ क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं, वो किसी को क्षमा कर सकते हैं। 162 क्या कहता है, ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की बात करता है। फिर मंत्रिपरिषद की बात होती है तो अनुच्छेद 163 को पढ़िए, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। 164 कहता है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध की बात की जाती है। राज्य का महाधिवक्ता की बात होती है। फिर अनुच्छेद 165 को पढ़िए, राज्य का महाधिवक्ता की बात हो रही है। फिर आप देखिए सरकारी कार्य का संचालन, तो 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन की बात करता है। 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य की बात होती है 167 में। फिर अध्याय 3 आ जाता है, राज्य का विधानमंडल। इसमें साधारण में देखें तो आप देखेंगे अनुच्छेद 168 ये राज्यों के विधानमंडल के गठन की बात करता है। 169 राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन और या सृजन की बात करता है। 170 विधानसभाओं की संरचना की बात करता है। 171 विधान परिषदों की संरचना की बात करता है। हर राज्य में विधान परिषद नहीं देखने को मिलती है। 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि की बात करता है। 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं क्या होनी चाहिए उसकी बात करता है। 174 में राज्य के विधानमंडल की सत्ता और सत्तावसान और विघटन की बात करता है। 175 सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल के अधिकार की बात करता है। और 176 ये आप देखिए राज्यपाल का विशेष अभिभाषण की बात करता है। 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं के अधिकार की बात करता है। फिर आप देखेंगे राज्य के विधानमंडल के अधिकारी की बात होती है, तो इसमें आप देखेंगे कि अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की जाती है। 179 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग देना और पद से हटाए जाने की बात करता है।
180 क्या कहता है, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या फिर अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति की बात की जाती है। 181 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन अधिकारी न होना। 182 कहता है कि विधान परिषद का सभापति व उपसभापति। 183 सभापति उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्यागना, पद से हटाए जाने की बात करता है। 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति की बात करता है। 185 क्या कहता है, ये कहता है जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 186 कहता है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष या सभापति उपसभापति के वेतन और भत्ते की बात करता है। 187 राज्य के विधानमंडल के सचिवालय की बात करता है। फिर कार्य संचालन की बात करें तो 188 क्या कहता है, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है। 189 सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गढ़पूर्ति की बात करता है। सदस्यों की निहत्ताओं की बात करें तो अनुच्छेद 190 पढ़िए, स्थानों का रिक्त होना। और फिर आप देखेंगे कि 191 सदस्यता के लिए निहत्ताओं की बात की गई है। 192 में सदस्यों की निहत्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय की बात की गई है। 193 में अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अहित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने की शक्ति की बात करता है। फिर आप देखिए राज्यों, विधानमंडलों, उनके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियों की बात की गई है। तो अनुच्छेद 194 को पढ़िए, विधानमंडलों के सदनों की और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकार आदि की बात की गई है। अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात की गई है। अगर हम लोग विधायी प्रक्रिया की बात करें तो 196 कहता है कि विधेयकों के पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध की बात करता है। अब देखिए उसी तरह से केंद्र में देखते हैं ना आप लोग, राज्यसभा और विधानसभा में वो प्रस्ताव आता है, बिल कहते हैं, उसी तरह से राज्यों में भी तो कानून बनते हैं। अनुच्छेद 157 धन विधेयक से विभिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन की बात करता है। 198 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात करता है। 199 में धन विधेयक की परिभाषा की बात की गई है। अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति की बात की गई है। अनुच्छेद 201 में विचार के लिए आरक्षित विधेयक की बात की गई है। फिर आप देखिए वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, तो अनुच्छेद 202 ये वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है, एक तरह से बजट की बात करता है। 203 विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया की बात करता है। 204 में विनियोग विधेयक की बात करता है। 205 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान की बात करता है। 6 में आप देखेंगे 206 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान की बात करता है। 207 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध की बात करता है। साधारण प्रक्रिया में देखें तो 208 प्रक्रिया के नियम की। 209 में राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन की बात की जाती है। 210 में आप देखेंगे ये विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात होती है। 211 में विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन की बात की गई है। 212 में न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किए जाने की बात की गई है। अध्याय 4 इसमें राज्यपाल की विधायी शक्तियों की बात की गई है। 213 जो अध्यादेश आपको राष्ट्रपति में देखते हैं ना, राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 123 में, उसी तरह राज्यपाल के मामले में 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति की बात की गई है। फिर आप देखिए अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय की बात होती है। इसमें 214 को पढ़िए, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। फिर आप देखिए 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 216 में उच्च न्यायालयों के गठन की। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों की बात की गई है। 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना। 219 में आप देखिए उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई है। 220 में स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन की बात की गई। 221 में न्यायाधीशों के वेतन की बात की गई। 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण की बात की गई है। और 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की बात की गई है। 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है। 224 का इसमें उच्च न्यायालयों की बैठकों में आप देखते हैं कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है। और 225 में विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता की बात की गई है। 226 में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति की बात की गई है। 226 भी हुआ करता था 226 का, लेकिन इसे हटा दिया गया। अनुच्छेद 226 के अधीन कार्रवाइयों में केंद्रीय विधियों की संवैधानिक विचार वैधता पर विचार न करना ये लोग किया गया है। और देखिए 226 अनुच्छेद के तहत आप हाईकोर्ट जा सकते हैं अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो। 227 से सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालयों की शक्ति की बात की गई है।
228 में कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण की बात की गई। 228 का में राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध लोग ये हटा दिया गया है। फिर आप देखें 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी सेवक तथा व्यय की बात की गई है। 230 में उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार की बात की गई है। 231 में आप देखें 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई है। 231 ये आप देखिए अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 232 के स्थान पर अनुच्छेद 230 और अनुच्छेद 231 भी स्थापित किए गए हैं। ये अध्याय 6 इसमें अधीनस्थ न्यायालय की बात की गई है। अनुच्छेद जो संविधान का भाग 6 है ना, उसी के अंडर में अध्याय 6 है। 233 को पढ़िए, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है। 233 का कहता है कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके द्वारा किए गए निर्णय आदि का विधि मान्यकरण की बात की गई। 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती की बात की गई। 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की बात की गई है। 236 में निर्वाचन की बात की गई है। 237 में कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना की बात की गई है। फिर आपका संविधान का भाग 7 आ जाता है। तो पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य इसे हटा दिया गया। 238 हुआ करता था, इसमें अनुच्छेद हटा दिया गया। फिर भाग 8 आ जाता है, ये संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ते हैं ना। तो अनुच्छेद 239 को पढ़िए, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। 239 का की जगह ए भी हो सकता है, ए लिखा हो सकता है। तो अनुच्छेद 239 का कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों का या दोनों का सृजन की बात की गई है। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है। अनुच्छेद 239 का और खा संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध की बात की गई है। 239 खा ये विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश विज्ञापित करने की प्रशासक की शक्ति की बात की गई। प्रशासक को उपराज्यपाल भी कह देते हैं आप लोग, दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलता है ना। अनुच्छेद 240 एक कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात की गई। 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है और 242 कोडगु लोक किया गया इसे। फिर आप देखते हैं कि भाग 9 आ जाता है, ये पंचायतों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 243 को पढ़िए आप लोग, इसमें परिभाषाएं दी गई। फिर आप देखिए 243 का एक ग्राम सभा की बात होती है। 243 खा ये पंचायतों के गठन की बात होती है। 243 गा ये पंचायतों की संरचना की बात होती है। 243 घा स्थानों के आरक्षण की बात होती है। 243 घा के बाद किसकी बात होती है? 243 घा में स्थानों के आरक्षण की, रिजर्वेशन की। 243 ना घावना इसमें पंचायतों की अवधि इसकी बात की गई। 239 कहाँ से आ रहा है? 243 है, ये याद रखिएगा, पंचायतों से संबंधित। 243 चा इसमें सदस्यता के लिए निर्णयताओं की बात की गई है। 243 छा ये पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व की बात की गई। 243 जा पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियों की बात की गई। 243 झा वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग के गठन की बात की गई। 243 हुआ ये पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा की बात की गई। 243 टा ये पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात की गई। 243 ठा ये संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होने की बात की गई है। और इसमें आप देखते हैं 243 ना इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना। 243 डा ये ठा डा ये विद्यमान विधियों पंचायतों को बना रहना। 243 ना ये निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप के वर्जन की बात की गई है। फिर भाग 9 का ये इसमें नगर पालिकाओं की बात की गई है। तो 243 ता कहता है परिभाषाओं की, 243 था कहता है नगर पालिकाओं के गठन की, 243 दा कहता है नगर पालिकाओं की संरचना की, 243 धा कहता है वार्ड समितियां आदि के गठन और संरचना की, 243 ना कहता है स्थानों के आरक्षण की, 243 पा कहता है नगर पालिकाओं की अवधि की, 243 फा कहता है सदस्यता के लिए नेताओं की, 243 बा कहता है नगर पालिकाओं आदि की शक्तियों पर अधिकार उत्तरदायित्व की, 243 भा कहता है नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति उनकी निधियों की बात करता है। 243 माँ कहता है वित्त आयोग की, और
243 या कहता है नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा की। 243 या का कहता है या का ये नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन की। 243 या खा ये संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होने की बात करता है। 243 या गा इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना। 243 या गा जिला योजना के लिए समिति की बात की जाती है, उसमें किसकी समिति की बात की जाती है, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें आप देखेंगे 243 या ना ये महानगर योजना के लिए समिति की बात करता है। 243 याचा विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहने की बात करता है। 243 याचा निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप के वर्जन की बात करता है, तो ये भी याद रखिएगा। समझ रहे हैं आप लोग, ये क्वेश्चंस पूछ लेता है। अब देखिए संविधान के भाग 9 खा भी जोड़ा गया, इसमें सहकारी सोसाइटियों की बात की गई है। तो 243 या जा परिभाषाएं 243 या जा ये सहकारी सोसाइटियों की निगमन की बात की गई। 243 या उआ और बोर्ड के सदस्यों और उनके पदाधिकारियों की संख्या पदावधि की बात की गई। 243 या टा ये बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन की बात करता है। 243 या ठा बोर्ड का अभिक्रमण और निलंबन तथा अंतरिम प्रबंधन की बात की गई। 243 याडा ये सहकारी सोसाइटियों की लेखाओं की संपरीक्षा की बात की गई। 243 याडा ये साधारण निकाय की बैठक संयोजित करने की बात की गई। 243 याडा ये आप देखें सूचना प्राप्त करने के सदस्यों के अधिकार की बात की गई है। 243 याता विवरणियों की बात की गई। 243 याथा अपराध और शक्तियों की बात की गई। 243 यादा ये बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को लागू होने की बात की गई है। 243 यादा संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होने की बात की गई है। 243 याना विद्यमान विधियों का जारी रहने की बात की गई है। इस तरह से आप देखेंगे संविधान के भाग 9 खत्म होता है आपका। 1 से लेकर 9 तक अभी तक हम लोग देख चुके हैं। अब आपका है संविधान का भाग 10, ये अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 244 ये क्या कहता है, ये अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन की बात करता है। अनुच्छेद 244 का ये असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या फिर मंत्रिपरिषद का या फिर दोनों का सृजन करना है। कौन सा कहता है, 244 का कह रहा है, ये अनुच्छेद 244 का। फिर आप देखते हैं कि संविधान का भाग 11 आ जाता है, ये संघ और राज्यों के बीच संबंधों की बात करता है। इसमें अध्याय 1 है, विधायी संबंध की बात करता है, विधायी शक्तियों के विवरण की बात करता है। और इसमें अनुच्छेद 245 ये कहता है संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार की बात करता है। 246 कहता है कि संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु की बात करता है। अनुच्छेद 246 का ये माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। अनुच्छेद 247 ये कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति की बात करता है। 248 ये अवशिष्ट विधायी शक्तियों की बात करता है। 249 ये राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति की बात करता है। 256 यदि आपात की उद्घोषणा विवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति की बात करता है, यानी कि आपातकाल लगा हुआ है उस समय की बात हो रही है। 251 ये संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की बात करता है। 252 क्या कहता है, ये कहता है 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान की बात करता है। 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की बात करता है। अनुच्छेद 255 इस सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय में मानने की बात करता है। फिर आप देखते हैं कि अध्याय 2 इसमें प्रशासनिक संबंधों की बात की गई है। साधारण
256 अनुच्छेद क्या कहता है? राज्यों की और संघ की बाध्यता की बात करता है। 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण की बात करता है। और 257 का ये हटा दिया गया, लोप हो गया। तो ये क्या कहता था? संघ के सशक्त बलों या फिर अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता की बात करता था। अनुच्छेद 258 ये कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति की बात करता है। फिर आप देखते हैं 258 का आता है, ये संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति की बात करता है। 259 ये हटा दिया गया, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्यों के सशक्त बल से संबंधित था, इसे हटा दिया गया है। 260 ये भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता की बात करता है। 261 ये सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियों की बात करता है। फिर जल संबंधी विवाद, तो अनुच्छेद 262 को पढ़िए आप लोग। अंतर्राज्यिक नदियों या फिर नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद? 262। फिर राज्यों के बीच समन्वय की बात होती है, तो अनुच्छेद 263 को पढ़िए। अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध की बात की गई है, तो ये संविधान का भाग 11 होता है। फिर संविधान का भाग 12 आता है, इसमें आप देखिए वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद की बात की गई है। और इसमें अध्याय 1 वित्त से संबंधित है साधारणतः। अनुच्छेद 264 को आप लोग पढ़ेंगे, निर्वाचन से बात की गई है। और 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण ना किया जाना। 266 क्या कहता है? ये भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे की बात करता है। 267 क्या कहता है? आकस्मिकता निधि की बात करता है। फिर आप देखिए संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण की बात की जाती है, बंटवारे की। तो अनुच्छेद 268 ये संघ द्वारा उद्गीहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्कों की बात करता है। फिर 268 का ये हटा दिया गया है, ये क्या कहता था? संघ द्वारा उद्गीहित किए जाने वाला और संघ तथा राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाला सेवा कर की बात करता था। 269 इस संघ द्वारा उद्गीहित और संगृहीत किए राज्यों को सौंपे जाने वाले कर की टैक्स की बात करता है। 269 का ये अंतर्राज्यिक व्यापार या फिर वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा पर सेवा कर के उद्ग्रहण और संग्रहण की बात करता है। अनुच्छेद 270 ये उद्गीहित कर और उनका संघ और राज्यों के बीच वितरण की बात करता है। अनुच्छेद 271 ये आप देखिए कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार की बात करता है। 272 ये हटा दिया गया, लोप किया गया है। कर जो संघ द्वारा उद्गीहित और संगृहीत किए जाते हैं, जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे, उनकी बात करता था। 273 ये जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान की बात करता है। 274 ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है और प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा की बात करता है। फिर आप देखिए 275 ये कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की बात करता है। 276 वित्तीयों, व्यापारों और आजीविकाओं और नियोजन पर कर की बात करता है। 277 ब्रयावृत्ति की बात करता है। 278 हुआ करता था लेकिन हटा दिया गया, ये कहता है कुछ वित्तीय विषयों के संबंध में पहली अनुसूची के भाग खाकी राज्यों से करार की बात करता है, लोप किया गया है, इसे हटा दिया गया। 279 इस शुद्ध आगम की आदि की गणना की बात करता है। 279 का ये माल और सेवा कर परिषद की बात करता है। और 280 वित्त आयोग की बात करता है। तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है, जो पैसे की बंटवारे का काम करता है ना उसी। 281 वित्त आयोग की सिफारिशों की बात की जाती है। फिर आप देखेंगे विकीर्ण वित्तीय उपबंध की बात की गई है। इसमें आप देखें अनुच्छेद 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय की बात करता है। 283 संचित निधियों, आकस्मिकताओं निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि की बात करता है। 284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशि और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा की बात करता है। 285 ये संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट की बात करता है। 286 माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन की बात करता है। 287 ये विद्युत पर करों से छूट की बात करता है। 288 जल या फिर विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट की बात करता है। 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट की बात करता है।
290 कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन की बात करता है। 290 का ये कुछ देय स्वयं निधियों को वार्षिक संदाय की बात करता है। 291 हुआ करता था, ये शासकों की निजी थैली की राशि की बात करता था, इसे हटा दिया गया, लोप किया गया है। फिर अध्याय 2, इसमें उधार लेने की बात की गई है। तो आप देखेंगे 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। किसमें भारत सरकार जो उधार लेती है, किस अनुच्छेद के तहत इसमें कहा गया है? 292 में 292। 293 में राज्यों द्वारा उधार लेने की बात की गई है। खर्चे के लिए उधार लेते हैं ना, उसी की बात हो रही है। अध्याय 3 आ जाता है, इस संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं, वाद की बात करता है। तो इसमें 294 है, कुछ दशाओं में संपत्ति, अस्तियों और अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार की बात की जाती है 294 में। 295 में अन्य दशाओं में संपत्ति, अस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार की बात करता है। 296 राजगामी या फिर विपगत या फिर स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति की बात करता है। 297 ये राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड या फिर महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संग में निहित होना है। और 298 व्यापार करने आदि की शक्ति की बात करता है। 299 संविधाएं की बात करता है। 300 वाद और कार्रवाइयों की बात करता है। फिर आप देखते हैं कि अध्याय 4 आ जाता है, इस संपत्ति का अधिकार। पहले आप देखते हैं कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करता था। आपको बताया था ना कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अनुच्छेद 300 का पढ़िए आप लोग, 300 ये या 300 का। तो विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाएगा, कानून के तहत आपकी संपत्ति ली जाएगी। फिर आप देखेंगे भाग 13 आता है, ये भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात करता है। इसमें अनुच्छेद 301 है, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की बात की गई है। 302 व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति की बात की गई है। 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन की बात की गई है। 304 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन की बात की गई है। 305 विद्यमान विधियों और राज्यों के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति की बात की गई है। 306 भी हुआ करता था, लेकिन इसे भी हटा दिया गया, लोप किया गया है। ये क्या कहता था? पहली अनुसूची के भाग खा के कुछ राज्यों की व्यापार और वाणिज्य पर निर्बंधन के अधिरोपण की शक्ति की बात की गई थी। 307 ये अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 304 के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति की बात करता है, अनुच्छेद 307। फिर आप देखते हैं कि संविधान का भाग 14 आ जाता है, इस संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाओं की बात करता है। इसमें आप देखिए सेवाएं, अध्याय 1 में सेवाएं, तो 308 निर्वाचन से संबंधित है। 309 ये संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों की बात करता है। 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि की बात करता है। 311 इस संघ या फिर राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या फिर पंक्ति में अवनत किया जाने की बात करता है। 312 अनुच्छेद 312 पढ़ते हैं ना, अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है, अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है। 312 का कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें वित्तीय संगत करने की संसद की शक्ति की बात की गई है। 313 ये संक्रमणकालीन उपबंधों की बात की गई है। 314 इसे हटा दिया गया। ये क्या कहता था? कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध की बात करता था। अध्याय 2 लोक सेवा आयोग की बात करता है। अगर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं ना स्टेट पीसीएस की, तो उसकी बात इसी में कही गई है। तो 315 को पढ़िए, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात की गई है। 316 कहता है कि सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि की बात की गई है। 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाए जाने या निलंबित किए जाने की बात करता है। 318 में आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति की बात की गई है। 319 ये आप देखिए, आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध की बात की गई है। फिर 320 आता है, ये कहता है कि लोक सेवा आयोग की कृत्य की बात की गई है। 321 लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति की बात की गई है। 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय खर्च की बात की गई है।
323 में लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन की बात की गई है। फिर आप देखते हैं कि संविधान का भाग 14 का आ जाता है। 14 का, इसमें अधिकरण, इसमें आप देखिए अनुच्छेद 323 का ये प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है। 323 का ये अन्य विषयों के लिए अधिकरण की बात की गई है। फिर संविधान का भाग 15 आ जाता है, निर्वाचन चुनाव आयोग से संबंधित है ये। तो अनुच्छेद 324 को पढ़िए, निर्वाचनों के अधिचरण निर्देशन नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। संवैधानिक संस्था है ना आपका चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। जो आपकी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, यही करवाता है। अनुच्छेद 325 क्या कहता है? ये कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए आपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। यानी कि कहने का मतलब है कि धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के साथ। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, वोट डाल सकते हैं। अगर आप 25 साल के हो चुके हैं तो विधानसभा, लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 327 विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति की बात करता है। 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति की बात करता है। फिर 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप के वर्जन की बात करता है। 329 भी हुआ करता था। 329 का ये प्रधानमंत्री अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध की बात की गई थी, इसे हटा दिया गया, लोप किया गया। फिर आप देखते हैं कि संविधान का भाग 16 आ जाता है। ये कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। अनुच्छेद 330 को पढ़िए आप लोग। ये लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की बात की गई है, सीटों आरक्षित करने की। 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व की बात करता था, अब तो हटा दिया गया। 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की बात करता है। 333 राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व की बात करता था। 334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात न रहने की बात करता था। 335 ये आप देखिए सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे की बात करता है। 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध की बात करता था ये। 337 आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के विशेष उपबंध की बात करता था। फिर आप देखते हैं कि 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। 338 का ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338 का ये पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है। 339 ये अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ के नियंत्रण की बात करता है। 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की बात करता है। 341 अनुसूचित जातियां की बात करता है। 342 अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। 342 का सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की बात करता है। ये 16 भाग आपका संविधान का भाग 16 हो गया। अब 17 की बात करें तो ये राजभाषा से संबंधित है। इसमें अध्याय 1 संघ की भाषा। 343 संघ की राजभाषा की बात करता है। 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति की बात करता है। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाओं की बात की जाती है। इसमें आप देखिए 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं की बात होती है। 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा की बात होती है। 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा की बात होती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात होती है। 349 ये भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया की बात करता है। अध्याय 4 विशेष निर्देश। तो 350 व्यथा के निवारण के लिए अभियावेदन में
प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात होती है। 350 का एक प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की बात होती है। फिर आप देखते हैं कि 350 खा होता है, इसमें भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार की बात की गई है। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश की बात की गई है। फिर आप देखते हैं कि संविधान का भाग 18 आ जाता है, ये आपात उपबंध से संबंधित है। ये क्या कहता है? 352 आपात की उद्घोषणा की बात की गई और राष्ट्रीय आपातकाल। 353 ये आपात की उद्घोषणा का प्रभाव क्या रहता है उसकी बात की गई है। 354 जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होने की बात की गई है। 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य की बात की गई है। 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध की बात की गई है और राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 की 357 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग की बात की गई है। 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन की बात की गई है। 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन की बात की गई है। 359 का भी हुआ करता था, इस भाग का पंजाब राज्य को लागू होना था लेकिन लोग हटा दिया गया इसे। 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध किया गया। वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी नहीं लगा है। भाग 19 आ जाता है एपिकेड, इसमें आप देखिए 361 अनुच्छेद है, ये राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों के संरक्षण की बात करता है। 361 का संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण की बात करता है। 368 था लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरता की बात करता है। 362 भी हुआ करता था, देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेष अधिकार की बात करता था लेकिन लोप किया गया, ऐसे हटा गया। 363 कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन की बात करता है। 363 का देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों के अंत की बात करता है। और 364 महापतनों और विमानपतनों के क्षेत्र के बारे में विशेष उपबंध। 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनके प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव की बात होती है। 366 परिभाषाएं। 367 निर्वचन। फिर भाग आप देखिए 20 आ जाता है। 368 अनुच्छेद आता है, इसमें संविधान के संशोधन से संबंधित है। संविधान का भाग आपका 20, ये संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया की बात की गई है। फिर भाग 21 आता है, इसमें आप देखिए अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की बात की गई है। अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानव संवर्ती सूची के विषय में। 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध की बात करता था लेकिन हटा दिया गया। अभी भी 370 के कुछ प्रावधान हटाए गए। 370 हटा हुआ करता था लेकिन अब आप देखेंगे जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो प्रावधान बाकी राज्यों में लागू होते हैं ना वो यहाँ भी लागू होंगे, अब कोई भेदभाव नहीं रहेगा। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। 371 का ये नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। 371 का ये असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। 371 का मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। 371 घा ये आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। 371 डा ये आप देखिए आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करता है। 371 छा सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। 371 छा मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। 371 झा अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। 371 झा गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। 371 उआ एक कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। 372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन से संबंधित है। 372 का ये विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात करता है। 373 इन निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात करता है। 374 ये फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों फेडरल न्यायालय में या फिर सा परिषद हिज मजिस्ट्री के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध करता है। 375 इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों प्राधिकारियों और अधिकारियों की कृत्य करते रहने की बात करता है। 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में
और बंद की बात करता है। 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध करता है। 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध करता है। 378 का आंध्र प्रदेश विधान परिषद की अवधि के बारे में विशेष उपबंध करता है। 379 ये अंतरकालीन संसद या उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में उपबंध की बात करता था, हटा दिया गया। 380 राष्ट्रपति के बारे में उपबंध करता था, ये भी हटा दिया गया। राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद, ये भी हटा दिया गया। 382 पहली अनुसूची के भाग का में राज्यों के अंतरकालीन विधानमंडलों के बारे में उपबंध, इसे भी हटा दिया गया। 383 प्रांतों के राज्यपाल के बारे में उपबंध, इसे भी हटा दिया गया। 384 राज्यपालों की मंत्रिपरिषद लोक, इसे भी हटा दिया गया। 385 पहली अनुसूची के भाग खा में राज्यों के अंतरकालीन विधानमंडलों के बारे में उपबंध की, इसे भी हटा दिया गया। 386 पहली अनुसूची के भाग खा में के राज्यों की मंत्रिपरिषद लोक, इसे भी हटा गया। 387 कुछ निर्वाचनों की परियोजना के लिए जनसंख्या के निर्धारण के बारे में विशेष उपबंध, इसे भी हटा दिया गया। 388 अंतरकालीन संसद या राज्यों के अंतरकालीन विधानमंडलों में आकस्मिक रिक्तियों के उपबंध की बात करता था, इसे भी हटा दिया गया। 389 डोमिनियन विधानमंडल तथा प्रांतों देशीय राज्यों के विधानमंडलों में लंबित विधेयकों के बारे में उपबंध, इसे भी हटा दिया गया। 390 संविधान के प्रारंभ और 1950 के 31 मार्च के बीच प्राप्त या उत्थापित या व्यय किया हुआ धन की बात करता था, इसे भी हटा दिया गया, लोप किया गया। 391 कुछ आकस्मिकताओं में पहली और चौथी अनुसूची का संशोधन करने की राष्ट्रपति की शक्ति, इसे भी हटा दिया गया। और 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात करता है। 392 संविधान का भाग 22 है। ये संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, इसमें 393 कहता है संक्षिप्त नाम। 394 प्रारंभ, 394 का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ, 395 निरसन कर दिया गया। ये आप देखेंगे अभी भी 395 ही आर्टिकल देखने को मिलते हैं, का खा इस तरह के जुड़े हुए हैं ना, तो कह देते हैं 400 इतने हो गए, 400 इतने हो गए। फिर आप देखेंगे अनुसूचियां हैं आपकी। पहली अनुसूची राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की बात की जाती है इसमें। दूसरी अनुसूची भाग का राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के बारे में उपबंध। भाग खा था जो लोक किया गया है। भाग गा लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के तथा राज्यसभा के सभापति उपसभापति के तथा राज्य की विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद के सभापति उपसभापति के बारे में उपबंध की बात की गई है। घा में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। भाग ड़ा ये आप देख भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में की बात की गई। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की बात की गई है। और पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। भाग का में असाधारण, भाग खा में अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण। भाग गा अनुसूचित क्षेत्र, भाग घा अनुसूची का संशोधन। फिर छठी अनुसूची आ जाती है, ये असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है। सातवीं अनुसूची इसमें संघ सूची। फिर आप देखिए सूची 2 में राज्य सूची, संघ सूची 3 में समवर्ती सूची रहती है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई, 22 भाषाएं आप लोग देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण की बात की गई। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों प्राधिकार उत्तरदायित्व की बात की गई। 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं आदि की शक्तियों प्राधिकार उत्तरदायित्व की बात की गई है। तो ये सभी आप देखते हैं। तो आपको उद्देशिका बता चुके हैं, एक बार और पढ़ लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा की और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था। चलिए, तो इस तरह से आप देखेंगे, मुझे लगता है एक हम लोगों ने ओवरव्यू ले लिया है संविधान के जो भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में, जो भाग हैं उनके बारे में, जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में। तो इस तरह के टॉपिक पर एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा, मुझे लगता है कि मालूम होना चाहिए थोड़ा बहुत।